उस साल मैंने और मेरे पुराने साथी ने मिलकर अमरता की वो दिव्य दवाई पी थी। इसीलिए जब दुनिया में सबके हाथों पर मौत की उल्टी गिनती शुरू हुई तो मेरी पत्नी के हाथ पर उम्र सिर्फ 1 साल बची थी और उसका वो पुराना प्यार जिसे वो बचपन का यार कहती थी, उसकी उम्र तो बस 1 दिन की रह गई थी। लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग थी। मेरी जिंदगी तो अनंत थी, खत्म ही नहीं होने वाली। पर दुनिया को दिखाने के लिए मेरे हाथ पर बस एक नंबर लिखा था, 60। मेरी पत्नी मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, अरे सुनिए ना, आपके पास तो अभी 60 साल है, उसमें से थोड़े से साल अगर उसे दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। अगले ही पल वो और उसका वो यार बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह मुझ पर झपट पड़े। उन्होंने मुझे जमीन पर दबोच लिया। तभी मुझे अपनी कलाई पर एक ठंडी और चुभती हुई मशीन महसूस हुई। वो टाइम ट्रांसफर की मशीन थी, पूरी तरह गैर कानूनी। मैं बस बेबसी से देखता रहा और मेरे हाथ पर लिखे जीवन के साल घटने लगे। 65, 55, 15, 1 और आखिर में बचा बस 1 दिन। वो दोनों तो खुशी के मारे रोने लगे, पर मैं बस बेबसी में अपना सिर हिलाकर रह गया। अरे इन बेवकूफों को क्या पता कि ये डेथ क्लॉक मुझ पर काम ही नहीं करती। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसका जीना बहुत जरूरी है। तभी वो बचपन का यार यानी बादात राक्षस की तरह हंसा और बोला, हाँ, ओए बुढ़ऊ, तू फिक्र मत कर, अब से मैं तेरी पत्नी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी पत्नी सिर हिलाती रही, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरी उम्र तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर मैं ना चाहूँ तो वो मेरी जिंदगी का 1 सेकंड भी नहीं छीन सकते थे। बादात के हाथ पर जो 60 साल दिख रहे थे वो तो बस एक धोखा था, एक छलावा। उसने मेरा हाथ देखा जहाँ अब बस 6 घंटे बचे थे। उसकी आंखों में अब मेरे लिए नकली हमदर्दी थी। वो बोली, मुझे पता है ये नाइंसाफी है, तुम्हारे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बताओ, मैं और बादात मिलकर उसे जरूर पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, फिर मुझे तलाक दे दो। वो फौरन चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो तो बस बेचारा बहुत लाचार था, मैं उसे मरते देख नहीं सकती थी, समझो ना, मैं तलाक नहीं दूंगी। बादात पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे से वो शरीफ बनने का नाटक गायब हो चुका था। उसे शायद ये सब बहुत मजाक लग रहा था कि मरने से कुछ घंटे पहले कोई तलाक क्यों मांग रहा है। मैंने लंबी सांस ली और कहा, चलो ठीक है, तलाक नहीं देना तो मत दो, कुछ और कर दो। बादात चौड़ में आकर बोला, बोल भाई, जो मदद हो सकेगी जरूर करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, सीधी सी बात है, तू अपनी उम्र में से 35 साल मेरी पत्नी को दे दे। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है क्या? उसके मुंह से अचानक निकला। मैंने उसके हाथ की तरफ इशारा किया, वही 35 साल जो तूने अभी अभी चुराए हैं, वो उसे दे दे। बादात के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। मेरी पत्नी भी सन्न रह गई और उसकी तरफ देखने लगी। बादात नजरें चुराने लगा और हकलाते हुए बोला, वो असल में अभी अभी तो मशीन चलाई है, शरीर बहुत कमजोर महसूस हो रहा है और मशीन चलाने के लिए बहुत दिमाग और ताकत चाहिए होती है, अभी किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो नकली मुस्कान बिखेरते हुए बोला, ऐसा करते हैं, कल करेंगे, पहले तुम्हारा काम निपटा देते हैं। मेरी पत्नी भी उसकी बातों में आ गई, हाँ, अभी बादात की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में देख लेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारा गांव तो सम्राट किंग के मकबरे के पास है ना, चलो तुम्हें आखिरी बार तुम्हारे पुरखों के दर्शन करा लाते हैं। अभी 6 घंटे है तुम्हारे पास, वहाँ एक अगरबत्ती जला लेना। मैंने आंखें बंद की और सिर हिला दिया, चलो वही चलते हैं, वही मेरा असली घर है। हम कार में निकले। बादात गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बाई तरफ बैठा था और मेरी पत्नी दाई तरफ। वो मुझ पर झुक गई, मेरा हाथ थाम लिया और कंधे पर सिर रखकर रोने लगी, मुझे माफ कर दो, अगले जन्म में मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारा कर्ज उतारूंगी। इस जन्म में बादात का कर्ज था मुझ पर। उसने मेरी जान बचाने के लिए बर्फीली नदी में छलांग लगाई थी, तब से वो बीमार ही रहता है। मैं उसका ये एहसान कैसे भूल जाऊं? मैंने बस इतना कहा, तुम खुश रहो, बस वही काफी है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए बादात का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बहुत ही प्यार भरी आवाज में बोला, हेलो हुन्नी, कैसी हो? बस तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए 35 साल लेकर आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो जानू। कार में सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी पत्थर की तरह जम गई। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ से हटाया और बादात की गर्दन को घूरने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, ये कौन थी? गाड़ी तेज रफ्तार में भाग रही थी। बादात के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में बोला, अरे वो तो बस मेरी एक जूनियर है, बेचारी की हालत बहुत खराब है, उसकी मौत की गिनती में बस 2 साल बचे हैं। उसने थोड़ा तेज बोलते हुए सफाई दी, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ, नेक इंसान होना, तुम फिक्र मत करो तमनु, बस 35 साल ही तो देने हैं, छोटी सी बात है। पर पत्नी का चेहरा उतर गया था, उसकी सांसें तेज चलने लगी और वो थर थर कांपने लगी, जैसे उसके अंदर कुछ फट गया हो। वो दांत पीसते हुए बोली, मदद? मेरे पति की जिंदगी लूट कर तुम अपनी उस जूनियर की मदद करोगे? उसकी आवाज कांपते कांपते फटने लगी थी। बादात का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, तमनु तू ज्यादा पंचायत मत कर, समझी? वो बस एक जूनियर है और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। उसने आईने में उसे घूरते हुए कहा, उस साल जब तुझे बचाने के लिए मैं नदी में कूदा था, तब से मैं बीमार रहने लगा और तूने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बीमार कहकर ठुकरा दिया। ये 60 साल तो मेरा हर्जाना है जो तू और तेरा ये बेकार पति मुझे देंगे। वो अपने हाथ के नंबर की तरफ इशारा करके बोला, मेरी उम्र है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूं, तू बीच में मत बोल। मेरी पत्नी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कोड़ा मार दिया हो। वो बेबसी में सिर झुकाकर बोली, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी। बादात ने एक हिकारत भरी आवाज निकाली और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक सुनसान जगह पर रुके। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस मिट्टी के टीले थे। बादात रूखेपन से बोला, उतरो नीचे। जैसे ही मैं नीचे उतरा,
वहाँ की खुश्क हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैं एक छोटे से टीले को गौर से देखने लगा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस याद आया कि बचपन में मैं यहाँ खेला करता था। यहाँ एक कांसे का बगुला हुआ करता था, बिल्कुल असली जैसा। बादात ने गाड़ी लॉक की और ठाका मारकर बोला, बचपन में यहाँ खेलता था? अबे वो सठियाए हुए बुढ़ऊ, मौत करीब देख, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहा क्या? इस बंजर जमीन पर जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ तू खेलता था? मुझे लगता है तू पागल हो गया है। वो मेरे पास आकर मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई म्यूजियम का अजूबा हूँ। अबे ओ, तू क्या अपने आप को 2000 साल पुराना राजा समझता है? ज्यादा फिल्में देख ली है क्या, या मरने से पहले याददाश्त चली गई है? मेरी पत्नी भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे भी लगा कि शायद मेरा दिमाग चल गया है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी बादात का फोन फिर बजा। उसकी आवाज फिर से शहद जैसी मीठी हो गई। हेलो हुइन्नी, हाँ जानू, हम पहुंच गए, बस अपनी लोकेशन भेज, मैं अभी उम्र लेकर तेरे पास आता हूँ। उसने फोन रखा और हमें चलने का इशारा किया। जल्दी चलो, देर मत करो। वो आगे आगे चल रहा था और पीछे से मुझे ताने मार रहा था। सच में यार, तेरी जिंदगी भी कितनी झंड है। बीवी दूसरे के साथ भाग रही है, उम्र तेरी खत्म हो रही है, और मरने से पहले तुझे अपने दुश्मन का सहारा लेना पड़ रहा है। तेरे पुरखों को पता चलेगा ना, तो वो अपनी कब्रों से उठकर तुझे कोसेंगे। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर तू इस दुनिया से आजाद हो जाएगा। ही। पत्नी ये सब सुन रही थी और शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बादात, ऐसा नहीं है, वो बस गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, तुम बुरा मत मानना। फिर अचानक उसने जैसे कोई बड़ा फैसला लिया हो, सुनो, मेरे पास अभी 1 साल की उम्र बची है, मैं तुम्हें आधा साल नहीं, मैं तुम्हें 10 महीने दे देती हूँ, तुम 10 महीने और जी लोगे। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे बादात के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारे आखिरी 10 महीनों तक। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ डर था, पछतावा था और बहुत कुछ था। पत्नी ने जब अपनी उम्र के 10 महीने मुझे देने चाहे तो उसकी आंखों में मौत का खौफ और अपने फैसले पर पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से अलग कर दिया। मेरा इरादा बिल्कुल साफ था। मैंने कहा, जरूरत नहीं है, ये अपनी उम्र तू अपने पास ही रख। पत्नी का हाथ हवा में ही ठिठक गया। आगे चल रहे बादात ने पीछे मुड़कर देखा और एक जहरीली हंसी हंसा। अरे तमन्नू, रहने देना, इस मरियल आदमी को 10 महीने और जिंदा रखकर क्या करेगी? बस इसे दुखी भोगना पड़ेगा। जल्दी पैर बढ़ाओ, फालतू का ड्रामा मत करो। मौत की उल्टी गिनती में अब बस 3 घंटे बचे थे। पहाड़ी रास्ता मुश्किल था। बादात बार बार फोन देखकर रास्ता ढूंढ रहा था और बड़बड़ा रहा था। हम पुराने खंडहरों और मिट्टी के ढेरों के बीच से गुजर रहे थे। तभी मैंने एक खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ कभी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन डेक हुआ करता था, मैं अक्सर तुम्हें यहाँ अपनी बाहों में भरकर नजारे दिखाया करता था। बादात फिर से खिलखिलाकर हंसा। ले भाई, इसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। अबे वो सठियाए हुए राजा, इस बंजर इलाके में कौन सा टावर और कौन सा नजारा, यहाँ तो सिर्फ धूल उड़ रही है। पत्नी ने मुझे एक अजीब नजरों से देखा पर कुछ बोली नहीं। तभी ढलान के नीचे हमें कोई बैठा दिखा। एक साधारण सी टी शर्ट पहने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसके हाथ में लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फोन था और उसके पास वही लड़की खड़ी थी, बादात की जूनियर हुइन्नी, जो बड़े प्यार से उस बुजुर्ग के कंधे दबा रही थी। बादात की आंखों में चमक आ गई। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा। नी, देखो मैं आ गया। लड़की ने सिर उठाया पर वो खुश नहीं हुई। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बादात तुम यहाँ क्यों आए? मना किया था ना मैंने। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरे पति को बुरा लग जाएगा। पति? पति कौन? बादात का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने उस बुजुर्ग की तरफ इशारा किया। ये बूढ़ा तेरा पति है? बादात का गला रुंध गया। नी, फिर मेरा क्या? नी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। एक्स बॉयफ्रेंड हो और क्या, ब्रेकअप हो चुका है हमारा। साफ साफ बताया तो था। अब मेरे पीछे मत पड़ा करो। पीछे से मेरी पत्नी ने भी ये सब सुन लिया। वो हक्की बक्की रह गई। ये तुम्हारी जूनियर नहीं, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। बादात एकदम से पागल हो गया। उसने मेरी पत्नी को जोर से धक्का दिया। तमन्नू, तू हट यहाँ से, फालतू का शोर मत मचा। बेचारी पत्नी गिरते गिरते बची। बादात चीखा, मैं कुंवारा हूँ, किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाओ तुझे क्या? तू तो शादीशुदा होकर मेरे पीछे पड़ी रहती है। छी, कितनी घटिया औरत है तू। मेरी पत्नी का चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बादात फिर से नी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नी, ये देखो, मैं उम्र लेकर आया हूँ, 60 साल। मैं तुम्हें 35 साल दे दूंगा। नहीं, सब तुम्हारा है। नी ने अपना हाथ हवा में लहराया और घमंड से बोली, रख अपनी ये चोरी की हुई उम्र अपने पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके हाथ पर लिखा था 100 साल। वो उस बुजुर्ग से चिपक गई और बोली, मेरे पतिदेव ने मुझे अभी अभी 100 साल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं अच्छी बच्ची बनकर रही तो वो मुझे 100 साल और देंगे। बादात के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी उम्र, इस बुरे के पास इतनी उम्र कहाँ से आई? वो बुजुर्ग अभी भी फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो फोन में हंसकर बोल रहा था, अबे सुन, मैं ही सम्राट किन हूँ, अगर तुझे लंबी उम्र चाहिए तो मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दे। शायद सामने वाले ने उसे गाली दी तो उसने फोन काट दिया। फिर उसने बड़े मजे से हमारी तरफ देखा जैसे कोई सर्कस देख रहा हो। बादात और मेरी पत्नी सन्न खड़े थे। मैं उन दोनों को छोड़कर सीधा उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। हवा में सन्नाटा था, बस उस बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी जो खुद को अमर राजा बता रहा था। बादात को लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है, पर उसकी हंसी अब उसके गले में फंसने वाली थी। बादात तो पागलों की तरह हंसने लगा। हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसकी आंखों से पानी आ गया। वो उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करके बोला, हाँ, अबे ओ बुढ़ऊ, तू भी क्या गजब का खिलाड़ी निकला रे। मरने से पहले एक नया बाप ढूंढ लाया। ये जो ठगों के गिरोह का सरदार है, यही तेरा बाप है क्या? वो अपनी उस जूनियर हुइन्नी की तरफ मुड़ा और बोला, नी, इन लोगों की बातों में मत आना। ये सब के सब नंबर 1 के जालसाज है। भला कोई इंसान 100 साल तक कैसे जी सकता है? पक्का ये मशीन खराब है या इन्होंने कोई जादू टोना किया है। मेरे साथ चल। मैं अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा और बस इतना कहा, मैं सच में 60 साल जी चुका हूँ, असली वाले 60 साल। वो बुजुर्ग
जो अब तक खामोश था, उसने इस मजाक पर ध्यान तक नहीं दिया। वो आराम से उठा, अपने पजामे से धूल झाड़ी और मेरे पास आया। उसकी वो बूढ़ी आंखें जो पहले धुंधली दिख रही थी, अचानक किसी गहरे समंदर की तरह दिखने लगी। उसने मेरी कलाई पर चमकते हुए उन आखिरी 59 मिनटों को देखा और फिर अपनी गर्दन घुमाकर बादात और मेरी पत्नी की तरफ इशारा किया। ए छोकरे। उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी, जिसमें हल्की सी शराब की गंध और ढेर सारी नफरत घुली थी। ये दोनों कौन है? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया। ये बादात है और वो मेरी पत्नी लिन तामनो। इन दोनों ने मिलकर उस काली मशीन से मेरी जिंदगी के 60 साल निचोड़ लिए हैं। बुजुर्ग की भौहें तंग गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वो मुस्कुराया और मेरी तरफ देखकर बोला, हूँ तो तू फिर से बाहर आकर कमजोर होने का नाटक कर रहा है ताकि इन बेचारों को अपने जाल में फंसा सके। साला बड़ा भारी शिकारी बना फिरता है। बादात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बातें कर रहे हैं। उसे लगा हम दोनों बाप बेटे मिलकर उसे डरा रहे हैं। वो चिल्लाया, ओ बुढ़े, अपनी आंखें खोल कर देख, तेरे इस लाडले बेटे के पास जीने के लिए 1 घंटा भी नहीं बचा है। 1 घंटे में ये फुस हो जाएगा, समझा? उसके चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। वो दांत पीस कर बोला, इसका समय छीनना तो मेरा हक था, क्योंकि ये मेरी उधारी थी। ऐसे बेकार लोगों का अंत ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने बुजुर्ग पर थूकते हुए कहा, और तू जो सम्राट बना फिरता है, तू भी कूड़ा है। बड़ा आया अमरता का नुस्खा बांटने वाला। मेरी पत्नी जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी। बादात की कड़वी बातों ने उसके दिल के आखिरी टुकड़े भी कर दिए थे। तभी उस बुजुर्ग ने बादात को ऐसे देखा जैसे कोई इंसान अपने पैर के नीचे दबे कीड़े को देखता है। उसने अपने कान खुजलाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, ये जो मौत की घड़ी तेरे हाथ पर चल रही है ना, ये हमारे लिए महज एक खिलौना है। ये सब नकली है। बादात भड़क गया, क्या बकवास कर रहा है? पूरी दुनिया इसी नियम पर चलती है, तो तुम्हारा समय नकली कैसे हो गया? बुजुर्ग ने अपने पैर के नीचे की जमीन की तरफ इशारा किया और गरजते हुए बोला, क्योंकि मेरा नाम यांग है, वही नाम जो 2000 साल पहले सम्राट किंग का था। क्योंकि ये जमीन 2000 साल पहले मेरा घर थी, और क्योंकि अमरता का वो अमृत मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो जोर से हंसा और बोला, अरे ओ बुड़बक, जो समय तूने इससे छीना है वो तो महज एक छलावा था। तूने अमरता के समंदर से एक बूंद नकली पानी चुराया है और समझ रहा है कि तू अमर हो गया। तू तो महामूर्ख निकला। बुड़बक शब्द बादात के कान में किसी गर्म लोहे की तरह लगा। उसका चेहरा एकदम से उतर गया, बिल्कुल काले पड़ चुके कलेजे की तरह। उसे समझ आ गया था कि उसने जिसे बर्बाद किया वो तो खुद बर्बादी का देवता था। बादात गुस्से और डर से कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह चीखने लगा, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। उसकी आवाज ऐसी फटी हुई निकल रही थी जैसे किसी जंगली जानवर को पिंजरे में डाल दिया गया हो। तुम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। बस 1 घंटा रुक जाओ, बस 1 घंटा और। बादात की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। वो मेरी कलाई को ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी आंखों की आग से मेरे हाथ पर लिखे नंबरों को जला देगा। अभी रुक, जब तू मरेगा ना, तब देखूंगा कि ये लोग क्या नाटक करते हैं। हुई नहीं अब मेरे पिता के पीछे छिप गई थी। वो दोनों चुपचाप बादात का ये पागलपन देख रहे थे। वक्त बीतता गया। उस पहाड़ी पर सिर्फ बादात की भारी सांसें और मेरे हाथ पर चलती उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बादात ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखूनों से खून निकलने लगा। वो अचानक हंसने लगा, एक डरावनी और खोखली हंसी। बस अब होने ही वाला है। तभी मेरे हाथ पर लिखे नंबर एक आखिरी बार चमके और पूरी तरह गायब हो गए। वहाँ अब कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ खाल, जैसे वहाँ कभी कोई नंबर था ही नहीं। मैं चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और बड़े आराम से अपनी कलाई घुमाई। मैं बिल्कुल ठीक था, मेरा एक बाल तक बाका नहीं हुआ था। उसी पल बादात के चेहरे की वो शैतानी हंसी पत्थर की तरह जम गई और फिर कांच की तरह चकनाचूर हो गई। वो सन्न रह गया जैसे काट मार गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाने लगा। वो पागलों की तरह मुझ पर झपटा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ को उलट पलट कर देखा, उसे रगड़ा, पर वहाँ मौत का कोई निशान नहीं था। मशीन, हाँ उस मशीन में गड़बड़ है। वो हकलाने लगा। डर के मारे उसकी आवाज फट गई थी। उस काली मशीन ने मेरा समय निगल लिया। पक्का उसने मेरा टाइम कार्ड खो दिया होगा। वो खुद को तसल्ली देने के लिए उठटांग बातें किए जा रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहे सच पर यकीन ही नहीं करना था। मेरी उम्र कहाँ गई? मेरे पास तो 60 साल होने चाहिए थे। उसने घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा। जहाँ 60 साल होने चाहिए थे, वहाँ अब सिर्फ 59 मिनट बचे थे। नहीं, ये गलत है। 60 साल थे मेरे पास, ये 59 मिनट कैसे हो गए? वो मुझसे ऐसे दूर हटा जैसे मेरा हाथ कोई दहकता हुआ कोयला हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तभी मेरी पत्नी ने सिर उठाया। उसकी सूनी आंखों में अब मेरा चेहरा दिख रहा था। पहले तो वो हैरान हुई, फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि क्या हुआ है, और फिर उसका चेहरा गहरे पछतावे और गम से भर गया। वो थर-थर कांपने लगी। उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया है। उसने एक असली अमर इंसान को छोड़कर एक ऐसे चोर को चुना जिसकी जिंदगी अब सिर्फ 1 दिन की मेहमान थी। वो चोर जिसने उसे इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत तक नीलाम कर दी। उसने खुद अपने हाथों से अपने पति को मौत के मुंह में धकेला था, पर उसे क्या पता था कि वो मुंह ही नकली था। उसे अपनी बेवकूफी पर ऐसी हंसी और ऐसा दुख हुआ कि वो वही जमीन पर ढह गई। अब उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। मेरे पिता को अब ची होने लगी थी। उन्होंने अपने कान खुजलाते हुए चिनकर कहा, अरे भाई, कितना शोर मचाते हो तुम लोग? कान पका दिए एकदम, जैसे लग रहा है कि कौनो मछली बाजार में आ गए हैं। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, साफ साफ सुन लो, हम दोनों बाप बेटे अमर हैं। हमारे पास कितना समय है और हम किसे देना चाहते हैं, ये हमारा हक है। जब तक हम नहीं चाहेंगे, दुनिया की कोई मशीन हमारा 1 सेकंड भी नहीं छीन सकती। उन्होंने बादात या मेरी पत्नी की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। वो सीधे मेरे पास आए और बड़े प्यार से पर थोड़े गुस्से में मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर बेटे के बचने की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शिकायत थी। अबे ओ नवाबजादे। उन्होंने मेरी पीठ पर एक जोरदार धौल जमाई। उनका हाथ काफी भारी था। पूरे 100 साल बीत गए और तू एक बार भी अपने बूले बाप से मिलने नहीं आया। वो बड़बड़ाने लगे,
तुझे क्या पता कि ये बुढ़ापा अकेले काटते हुए मैं कितना बोर हो गया हूँ। उन्होंने मेरी पीठ पर इतनी जोर से धौल जमाई कि मैं थोड़ा आगे को झुक गया। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उनके उस गुलाबी और चमकते हुए चेहरे को देखा। उनके पीछे वो नी बड़े सलीके से उनके कंधे दबा रही थी। मैंने तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखा और जरा तंज कसते हुए बोला ताकि वहाँ खड़े सब लोग सुन सके, अरे छोड़िए भी पिताजी, आपके महल में तो सैकड़ों रानियां आपकी सेवा के लिए कतार में खड़ी रहती हैं। फिर भला आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आप बोर हो रहे हैं, ये बात तो गले नहीं उतरती। इधर बादात की आंखों में खून उतर आया था। वो कभी मेरी साफ कलाई को देखता तो कभी पिताजी के चमकते चेहरे को, और जब उसकी नजर नी के हाथ पर लिखे 102 साल पर पड़ी तो उसकी रही सी अक्ल भी घास चरने चली गई। उसके चेहरे की नसें ऐसे फड़क रही थी जैसे खाल के नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे हों। वो पागलों की तरह चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब कोई काला जादू है या कोई हाईटेक धोखा, तुम सब मिले हुए हो। उसने नींद की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, तू और ये बुढ़ा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है ना। नींद ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदी नाली का कीड़ा हो और घृणा से अपना मुंह फेर कर पिताजी के पीछे छिप गई। पिताजी ने बादात के इस पागलपन पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी ने बड़े आराम से अपनी कलाइयां घुमाई जैसे कुश्ती से पहले कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है। फिर उन्होंने उस बंजर ढलान की तरफ देखते हुए धीरे से ताली बजाई। उस खामोश पहाड़ी पर वो ताली की आवाज किसी बम के धमाके जैसी लगी। बादात अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धरती के भीतर से एक भयानक गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कोई सोता हुआ दानव अचानक जाग गया हो। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, इसमें एक पुरानी और ताकतवर धमक थी। वो मामूली सी दिखने वाली ढलान फटने लगी। मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े एक सोची समझी चाल के साथ इधर उधर हटने लगे। धूल का ऐसा गुबार उठा कि आसमान धुंधला गया और जब धूल छंटी तो सामने जो नजारा था उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। एक विशाल गुफा का दरवाजा खुल चुका था, पर अंदर कोई अंधेरी सुरंग नहीं थी, बल्कि वहाँ से सोने जैसी चमक निकल रही थी। चारों तरफ हीरे जवाहरात और नीलम की चमक ऐसी थी कि आंखें चौंधिया जाए। साथ ही अंदर से फूलों और महकते इत्र की ऐसी खुशबू आई कि वहाँ का नजारा ही बदल गया। बादात, मेरी पत्नी और वो नी तीनों वही पत्थर के बुत बन गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटने को हो गई। गुफा के अंदर एक चौड़ा रास्ता था, इतना चौड़ा कि वहाँ से 2 रथ एक साथ निकल सके। जमीन पर चमकते काले पत्थर लगे थे जिनमें इंसान अपना चेहरा देख सके। दीवारों पर सफेद संगमरमर था जिस पर सोने के ड्रैगन और रंगीन बादलों की नक्काशी थी। जगह जगह कांसे के बड़े बड़े दिए जल रहे थे जिनमें मशाले धधक रही थी। पर सबसे हैरान करने वाली चीज थी वहाँ के लोग। सैकड़ों खूबसूरत औरतें जिन्होंने बारीक रेशमी लिबास पहने थे और कीमती गहनों से लदी थी, अंदर से ऐसे बाहर आई जैसे हवा में तैर रही हो। उनकी हंसी और खिलखिलाहट से वो वीरान पहाड़ी गूंज उठी। कोई लंबी थी, कोई नाटी, कोई पतली, पर सबकी सब अप्सराओं जैसी। इत्र की खुशबू इतनी तेज थी कि दम घुटने लगे। वे सब चहकती हुई बाहर आई और हम जैसे बेहाल लोगों को ऐसे देखने लगी जैसे हम कोई अजूबा हो। महाराज, आप वापस आ गए। उनकी मीठी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। तभी एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसके बाल ऊंचे बंधे थे पिताजी के पास आई और बड़े प्यार से उनका हाथ थाम लिया। पिताजी मुस्कुराए और सहज भाव से बोले, कुछ नहीं हुआ, बस कोई रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। मैंने रानियों के उस हुजूम के बीच पिताजी को बड़े ठाठ से खड़े देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तंज मारते हुए कहा, वाह पिताजी, आपकी अयाशियां तो अभी भी कम नहीं हुई है और ऊपर से सम्राट किंग का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। पिताजी की हंसी पल भर के लिए रुक गई। उन्होंने लाचारी वाला चेहरा बनाया और कंधे उचकाकर लंबी सांस ली। फिर उन्होंने उस रानियों की भीड़ की तरफ इशारा किया। पिताजी बोले, अरे बेटा, तू तो घर से बाहर रहा, तुझे क्या पता कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये देख रहे हो, हजारों मुंह हैं जिन्हें खिलाना पड़ता है। कोई कहती है मुझे महंगे रेशमी कपड़े चाहिए, किसी को लेटेस्ट फैशन का मेकअप चाहिए, और तो और ये सब दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखती रहती है और रील्स बनाने के चक्कर में मेरा सारा खजाना खाली कर देती है। उन्होंने बड़े ही मासूमियत के साथ अपना चेहरा बनाया। सबको लगता है कि सम्राट होना बड़ा आसान है। अरे पैसा नहीं होगा तो क्या ये सब भूखी मरेंगी? मेरा भी तो दिल है, आखिर कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मेरा तो मन करता है कि 2-4 सोने की ईंटें बाजार में जाकर बेच आऊं, पर डर लगता है कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। इसीलिए तो ये छोटा मोटा डोनेशन वाला धंधा चालू किया है। इधर बादात की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो जमीन पर ऐसे ढेर हो गया जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां गायब हो गई हों। वो फटी फटी आंखों से उस चमकते हुए पाताल महल को देख रहा था, उन रानियों को देख रहा था जो किसी पुरानी कहानियों की अप्सराओं जैसी लग रही थी। अब उसके मन से वो आखिरी वहम भी निकल गया था कि ये सब कोई नाटक है। उसे समझ आ गया था कि उसने मौत के असली राजा से पंगा ले लिया है। हवा में रानियों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, पर बादात के कान में वो मौत की घंटी की तरह लग रही थी। वो किसी मरते हुए कुत्ते की तरह घिसटता हुआ पिताजी के पैरों के पास आया। वो अपना सिर पत्थर जैसी जमीन पर पटकने लगा। टप 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 उसके माथे से खून निकलने लगा। आंसू और नाक की गंदगी उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। वो कांपती आवाज में गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था जो मैंने साक्षात सम्राट और राजकुमार को नहीं पहचाना। मुझ नाचीज को माफ कर दीजिए। उसने गंदा और खून से लथपथ चेहरा ऊपर उठाया। महाराज, वक्त बहुत कम है, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। आप तो अमर हैं, आपके लिए तो 1 साल या 10 साल चुटकी बजाने जैसा है। मुझे बस 10 साल दे दीजिए, नहीं तो 5 साल ही सही। अरे 1 साल ही दे दीजिए महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसका रोना धोना पूरी पहाड़ी पर गूंज रहा था। पिताजी ने अपने कान ऐसे खुजलाए जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। उन्होंने नीचे देखा तक नहीं कि बादात उनके पैरों में पड़ा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि इसका क्या करना है। मैंने बड़े शांत भाव से बादात से पूछा, क्यों भाई, अब तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम बचा है? बादात ने झटके से अपनी कलाई देखी। उसकी चोरी की हुई उम्र घट रही थी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट।
नहीं, वो चिल्लाने लगा और अपने हाथ पर लिखे नंबरों को जोर जोर से पीटने लगा, जैसे उन्हें दबाकर रोक लेगा। पर अचानक उसके अंदर डर की जगह एक पागलपन सवार हो गया। वो खड़ा हुआ और हमारी तरफ उंगली दिखाकर चीखने लगा, समय नहीं दोगे ना? ठीक है, मैं तुम लोगों के खिलाफ केस करूंगा। सरकार तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। वो पागलों की तरह बिना जूते चप्पल के सिर पर पैर रखकर उस पाताल महल के रास्ते से दूर भागने लगा। वो किसी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर टकरा रहा था। दूसरी तरफ मेरी पत्नी चुपचाप जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी। पिताजी ने बादात को भागते देख एक हिकारत भरी हंसी हंसी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये जगह कितनी बड़ी है रे? मैंने चारों तरफ फैले उस वीरान और रेतीले इलाके को देखा और कहा, पिताजी, उस जमाने में दुश्मनों और चोरों से बचने के लिए इस महल का दरवाजा बहुत ही सुनसान जगह पर बनाया गया था। यहाँ से सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन भी 20 किलोमीटर दूर शहर में है। मैंने दूर भागते हुए बादात को देखा, जो अब एक छोटे से काले धब्बे जैसा दिख रहा था। मैंने जोर से आवाज दी, बादात भाई, तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और इन छोटी छोटी टांगों से तुम कितनी दूर भाग पाओगे? वो काला धब्बा अचानक वही रुक गया, जैसे किसी ने उसे बीच रास्ते में फ्रीज कर दिया हो। वो वही लकड़ी के लट्ठे की तरह खड़ा रह गया। वो काला धब्बा जो दूर भाग रहा था अचानक रुक गया। उस बंजर जमीन पर वो बहुत छोटा और बेबस दिख रहा था। फिर वो किसी पुराने खिलौने की तरह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी तड़प और छट्टाहट साफ महसूस हो रही थी। बादात अब वापस भाग नहीं रहा था, बल्कि वो जमीन पर घिसटता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके हाथ पैर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी कुत्ते की हड्डियां तोड़ दी गई हो। वो कीचड़ और मिट्टी में लथपथ पागलों की तरह गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ा, पर इस बार वो पिताजी के पैरों में नहीं गिरा, बल्कि मेरे पैरों में आकर लेट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और मेरे पैर पकड़ लिए। राजकुमार, मेरे आका, मेरे पुरखे। उसकी शर्म और इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी। वो सिसकते हुए अपनी गलतियां मानने लगा, पर अगले ही पल उसने सारा दोष मेरी पत्नी पर मत दिया। हुजूर, ये सब इस औरत लिनतामनू की गलती है। इसी डायन ने मुझे बहकाया था। उसने लाल लाल आंखों से मेरी पत्नी की तरफ देखा, जो पास ही जमीन पर बैठी थी। राजकुमार, इसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। इसी ने कसम खाई थी कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है। इसने मेरे कान भरे थे कि आप तो महज एक बेकार इंसान हैं। इसी ने मुझसे जिद की थी कि मैं आपकी सारी उम्र खींच लूं। सब इसकी चाल थी हुजूर। अगर आपको सजा देनी है तो इसे दीजिए। यही सारी मुसीबतों की जड़ है। वो बिना रुके हवा की रफ्तार से झूठ बोले जा रहा था ताकि अपनी जान बचा सके। बादात चिल्ला रहा था, थूक उछाल रहा था और मेरी पत्नी को कोस रहा था। ये मरने के लायक है। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं खुद इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इसे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि रूह काम जाएगी। वो फिर गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैंने आपके लिए इस औरत को सजा देने का जिम्मा लिया है। बस इसी बात पर रहम खाकर मुझे थोड़ी जिंदगी दे दीजिए। उसी पल लिनतामनू का शरीर खौफ से कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस आदमी को देखा जिसके लिए उसने अपना घर, अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। जिस आदमी के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज वही आदमी एक पालतू कुत्ते की तरह अपनी जान की भीख मांग रहा था और उसे मरने के लिए छोड़ रहा था। उसकी आंखों की रही सी चमक भी बुझ गई। उसका चेहरा किसी सूखे कुएं की तरह वीरान हो गया। वो समझ गई कि उसने किस कचरे के लिए हीरा छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आई, जो असल में उसकी फूटी किस्मत का मातम था। बादात अभी भी मेरे पैरों में पड़ा केंचुए की तरह छटता रहा था। राजकुमार, रहम, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। इस औरत को अभी के अभी मार डालूंगा। तभी उसके हाथ पर लिखे लाल नंबर तेजी से घटने लगे। 10 मिनट, बस 10 मिनट बचे थे, जो उसके लिए फांसी के फंदे की आखिरी घंटी की तरह थे। बादात ने अचानक लिनतामनू का हाथ झटके से पकड़ा और उसे घसीटते हुए चिल्लाया, ओए, अपना मुंह खोल। राजकुमार से कह कि वो मुझे और समय दे। जल्दी बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ रहा था कि बेचारी दर्द से कराह उठी। वो उस आदमी को देख रही थी जिसका चेहरा पागलपन में भयानक हो चुका था। ये वही चेहरा था जिससे वो कभी प्यार करती थी, पर अब उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी कांच की तरह टूट गई। लिनतामनू ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत समेटकर बादात के चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ा। पूरी पहाड़ी उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठी। बादात सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस औरत को वो हमेशा अपने पैरों तले रौंदता आया था, आज उसने उस पर हाथ उठाया। वो गुस्से में पागल होकर उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था, पर तभी उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने अपने हाथ की घड़ी देखी। वक्त बचा था सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही बादात ने देखा कि उसके पास सिर्फ आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। अब उसे लिनतामनू से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही कलाई को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे उन जलते हुए नंबरों को उखाड़ कर फेंक देगा। वो बड़बड़ा रहा था, अमरता, मुझे अमर होना है, ये सब मेरा है। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए पाताल महल और वहाँ खड़ी सुंदर रानियों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी और संकी मुस्कान फैल गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। मिल गया, सब मिल गया। वो गुफा की तरफ इशारा करके पागलों की तरह चिल्लाया, ये सारी रानियां मेरी हैं, ये सारा खजाना मेरा है। वो उस ढलान पर किसी बिगड़े हुए घोड़े की तरह दौड़ने लगा। वो चीख रहा था कि उसने अमरता पाली है और अब वो इस दुनिया का बेताज बादशाह है। वो हवा में हाथ मारकर सबको हुक्म दे रहा था, झुको मेरे सामने, सबके सब घुटनों पर आ जाओ। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। पर अचानक जैसे दौड़ते दौड़ते किसी ने उसकी टांगों को जंजीरों से जकड़ लिया हो, वो वही जम गया। उसके चेहरे की वो पागलपन भरी खुशी पत्थर की तरह जम गई। उसने अपना चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा। उसके गले से एक घुटती हुई आवाज निकली और अगले ही पल वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से पीछे गिरा। धूल उड़ी और सन्नाटा छा गया। उसके हाथ की घड़ी अब 0 दिखा रही थी। बादात का खेल खत्म हो चुका था। लिनतामनू के शरीर की रही सी ताकत भी जवाब दे गई। वो जमीन पर ढेर हो गई और सुन्न आंखों से बादात की उस टेढ़ी मेढ़ी लाश को देखने लगी। न उसकी आंखों में दुख था
न खौफ, बस एक ठंडी और बेजान रात जैसी खामोशी थी। पिताजी ने एक नजर भी उस तरफ नहीं डाली। वो अपनी नई रानी को साथ लेकर शान से महल के अंदर चले गए। रानियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वो सब पाताल की गहराइयों में ओझल हो गए। अब वहाँ सिर्फ मैं था और लिन तामनू। उसने कांपते होठों से मेरी तरफ देखा। उसका वो चेहरा जो कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, अब किसी पुरानी राख जैसा काला पड़ गया था। उसने रोते हुए बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई भीख नहीं मांगी, बस वही पुरानी बात दोहराती रही। मैं उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा, ऐसी हंसी जो उसकी रूह को चीर दे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊपर से उसे देखते हुए कहा, वो जो तुमने नदी में कूदकर बादात को बचाने वाली कहानी सुनाई थी ना, वो सफेद झूठ था। तुम सिर्फ अपनी बेवकूफी का बोझ मेरे सिर पर डालना चाहती थी। और रही बात शादी की, तो तुमसे शादी करना मेरे लिए वैसा ही था जैसे कोई अपना मन बहलाने के लिए कोई पालतू जानवर घर ले आता है। ये सुनते ही उसके चेहरे से खून गायब हो गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। वो एक खाली खोल की तरफ वही गिर पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा बाहर निकल गया। 1 साल बीत गया। लिन तामनू ने उस अंधेरे महल में दम तोड़ दिया। मरते वक्त वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी और उसके हाथ में आज भी वही सस्ता सा शादी का छल्ला था। मैं उस 2000 साल पुराने महल से बाहर निकला। बाहर की चिलचिलाती धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने अपना लेटेस्ट मॉडल का फोन निकाला और एक अनजान नंबर मिलाया। सामने से आवाज आई, हेलो। मैंने भारी और गंभीर आवाज में कहा, सुनो, मैं सम्राट किन का बेटा बोल रहा हूँ। अगर अमर होना चाहते हो तो। तभी दूसरी तरफ से जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, अबे तेरी माँ का, एक और फ्रॉड। अबे सम्राट किन के बेटे, तू खुद को यमराज का दामाद क्यों नहीं बोल देता? फोन रख साले पागल, दोबारा फोन किया तो पुलिस में दे दूंगा। फोन कट गया। मैं वही खड़ा मुस्कुराता रहा। खेल फिर से शुरू हो चुका था।